नारायणपुर गांव में सावित्री और लक्ष्मी नाम के दो बहनें रहते थे। वो बहुत बड़े जमींदार परिवार के हैं। आसपास के गांव में इनका परिवार ही बहुत बड़ा है। लक्ष्मी अच्छे से पढ़ के हायर स्टडीज के लिए शहर जाके पढ़ने लगी। त्योहारों में और छुट्टियों में वो घर आती थी, लेकिन सावित्री घर पर रह के सभी काम खुद देखने लगी। सावित्री बहुत कंजूस है। उसके हाथों से 1 रुपए भी खर्चा करने के लिए वो 100 बार सोचती थी। सिर्फ ज्यादा जरूरत रहने पर ही वो खर्चा करती थी। उनके सारे खेतों को गांव वालों को किराए पर देकर सावित्री उनसे किराए के पैसे लेती थी। एक साल फसल ज्यादा नहीं उगती। उससे गांव वाले सावित्री के पास आकर ऐसे विनती करने लगे। सावित्री बेटी, इस साल ज्यादा बारिश नहीं हुई ना, तो फसल ठीक से नहीं उगी। इसीलिए आप जरा बड़ा दिल करके इस साल जमा करने वाले पैसों में से थोड़ा कम कीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ऐसे वो प्रार्थना करने लगे। गांव वालों की बातें सुन के सावित्री उनसे ऐसे कहने लगी, क्या पैसे कम दोगे? मतलब फसल अच्छे से उगने से? ये लो बेटी, इस साल की फसल बहुत अच्छे से उगी और इसीलिए इस साल हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं करके आज तक कभी मुझे ज्यादा पैसे दिए क्या? लेकिन अभी मैं क्यों कम करूं? तुम सब कुछ भी कर लो, मेरे पैसे मुझे दो बस। ऐसे सावित्री कहती है। सावित्री की बातों को ठुकरा नहीं सके और सब गांव वाले उसे पैसे दे के चले जाते हैं। उस गांव वाले हर साल फसल अच्छे से उगने पर गांव में सब मिलके दुर्गा माता की पूजाएं करके त्योहार मनाते हैं। उसके लिए मुख्य अतिथि सावित्री का परिवार है। वो एक ऐसा त्योहार है जो उनके परिवार को बहुत प्रसिद्ध दिलाता है। पर उस साल फसल ठीक से नहीं उगने पर और सावित्री की बातें सुन के गाँव वाले त्योहार नहीं बनाते। तब लक्ष्मी के कॉलेज को छुट्टियां देने पर वो गांव आती है। बहुत खुशी से लक्ष्मी गांव आती है, पर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं रहती। लक्ष्मी आश्चर्य हो जाती है कि इसका कारण उसकी दीदी सावित्री ही है। वो तुरंत घर जाकर, दीदी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझे पता है ना, इस गांव के लोगों को हमारे ऊपर कितना सम्मान है। उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी बुजुर्गों ने हमें दिया है। उनकी जिम्मेदारी हमारी ही है दीदी, ऐसे कहती है। पर सावित्री लक्ष्मी की बातों का बेखातर करके, लक्ष्मी, यहाँ की स्थिति तुझे नहीं मालूम। ये लोग इतने अच्छे भी नहीं है लक्ष्मी। फिर भी ऐसे छोटे मोटे बातों पर हमारे बुजुर्ग दान करने पर ही देखो हमारी आधी संपत्ति चली गई। सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि दान करने से भी संपत्ति पिघल जाएगी, समझी ना? ऐसे कहती है सावित्री। वो बातें सुन के लक्ष्मी को क्या कहना है कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े दिन रह के वो वापस चली जाती है। उसके बाद उस गांव में सूखे की अवधि आती है। खेती करने के लिए चारों ओर एक बूंद पानी भी नहीं रहती। कम से कम छोटे बच्चों को दूध देने के लिए औरतों के पास दूध तक नहीं रहती, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता। उनके सामान पूरे बेच के वो पैसे सावित्री को देते हैं। ये सब सावित्री देख रही थी, पर उनकी मदद नहीं करती। गांव वाले सावित्री के पास आकर मदद मांगने पर भी वो कुछ नहीं करती। थोड़े दिनों बाद लक्ष्मी फिर से घर आती है। तब तक गांव की हालत और बिगड़ जाती है। वो बहुत दुखी हो जाती है। दीदी को बदल के गांव वालों की भलाई करने को सोचती है। उसे पता है सावित्री को बदलना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी एक प्लान करती है। एक दिन लक्ष्मी उसकी दोस्त के साथ चेहरा ढक के सावित्री के पास आकर उसे धमका के उसके पास रहे पैसे चुरा के ले जाती है। उससे सावित्री के पास कुछ नहीं बचता। गांव वालों को ये बात पता चल के सावित्री के पास आकर, बेटी, इस परिवार की बेटी मुश्किलों में रहने से हम देख नहीं सकते। हम आपको कोई कमी होने नहीं देंगे बेटी। गांव वाले उनके पैसे सावित्री के सामने रखकर, बेटी,
ये सब आपकी परदादाओं की दया से हमने कमाया है। आज से ये सब तुम्हारे हैं बेटी। गांव वाले देके जाते हैं। तब लक्ष्मी सावित्री के पास आकर, देखी ना दीदी, तू उनको बहुत सताई, पर वो लोग हमारे परिवार पर इतना सम्मान और प्यार बरसा के गए। ऐसे लोगों को तू इतने दिन दूर रखी दीदी। हमारे बुजुर्गों की संपत्ति चली गई, पर उनके प्रति लोगों का प्यार हमें दे के गए दीदी। ऐसे लक्ष्मी कहती है। लक्ष्मी की बातें सुन के सावित्री आंसू बहाते हुए, हाँ रे, मैं बहुत बड़ी गलती की। मुझे ये पैसे संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ऐसे कहते ही लक्ष्मी हंसती है। दीदी, क्या तेरे पैसे सच में चोर लेके गए? नहीं दीदी। तब लक्ष्मी उसका पूरा प्लान बताई। उसके बाद सावित्री को एहसास होता है कि उसने लोगों के प्रति कितनी बड़ी गलती की है और उस दिन से उनकी मदद करना शुरू की। उसके अन्न भंडार का सारा सामान लोगों में बांट दी। अगले मौसम में बहुत बारिश हुई और अच्छे से फसलें उगी। उससे लोग दुर्गा माता का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। उसके लिए मुख्य अतिथि सावित्री को बुलाकर खुशी खुशी मनाते हैं। तब से सावित्री सबकी मदद करने लगी। एक गांव में रंगम्मा नाम की बूढ़ी थी। वो मेहंदी रचाने से उसके हाथ की सुंदरता और बढ़ जाती थी। रंगम्मा की मेहंदी स्टाइल के बारे में सब जानकर हर एक शादी में रंगम्मा को जरूर बुलाकर उसे पेट भर खाना खिला के उससे दुल्हन को और शादी को आए कई रिश्तेदारों को मेहंदी रचाते थे। उनकी शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद उसको नए कपड़े देकर महीने भर के सामान देकर उसे भेजते थे। ऐसे रंगम्मा उसको मिले सामानों से खाना बना के उसकी पोतियों के पेट भरती थी। एक दिन रंगम्मा से उसकी बड़ी पोती चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, दादी, मुझे मेहंदी रचाना सिखाओ ना। जरूर सिखाऊंगी। आ चंद्रिका। तो मुझे नहीं सिखाओगी दादी? अरे तुझे क्यों नहीं सिखाऊंगी बेटी? पहले मुझे सिखाओ दादी। नहीं, मुझे पहले। पहले मैं दादी से पूछी। दादी पहले मुझे सिखाएगी बोली दीदी। ऐसे दोनों बहनें बातों से झगड़ा करते समय उन्हें रोकने के लिए दादी ऐसे कहने लगी, अरे झगड़ा मत करो बेटे, मैं तुम दोनों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी। देखो चंद्रिका, मैं तुझे हाथों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी और हरिता को पैरों को मेहंदी रचाना सिखाऊंगी। ऐसे दादी कह के उस दिन चंद्रिका और हरिता को मेहंदी कैसे रचाते हैं पूरा सिखाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन दादी की तबीयत बिगड़ने पर वो बिस्तर पर पड़ जाती है। उससे दोनों बहनें दादी के बदले वो दोनों शादियों के फंक्शंस को जाकर मेहंदी रचाने लगे। तब दोनों बहनों को फंक्शंस हो जाने के बाद भरपूर सामान देते थे। उनसे दादी के लिए खाना पका के उसका ख्याल रखने लगे। थोड़े दिन बीतने के बाद दादी की तबीयत और बिगड़ के उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तब दादी आखिरी सांस लेते हुए दोनों पोतियों से ऐसे कहने लगी, चंद्रिका बेटी, मेरा टाइम हो गया है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम दोनों ध्यान से सुनो बेटे। क्या बात है दादी? बेटे, तुम्हारा पिता जिंदा है पर वो इस गांव में नहीं रहता, शहर में रहता है बेटे। तुम्हारी माँ मर जाने के बाद वो शहरी लड़की से शादी करके तुम दोनों को छोड़ के चला गया। इतने दिन मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर आज मुझे कहने की जरूरत पड़ी बेटे। तुम दोनों इतने साल मेरे साथ गांव में ही रह गए। आगे से तुम दोनों तुम्हारे पिता के पास जाकर रहो बेटे। अगर वो अभी तक नहीं बदला तो वापस इधर आ जाओ। थोड़े दिन बाद दादी मर जाती है। तब दोनों बहनें उनके पिता के साथ रहने के लिए शहर जाते हैं। दोनों बहनें शहर जाकर एक बस स्टॉप में बैठते हैं। तब बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है बहन, पर दादी के दिए पैसों से बस टिकट्स लेने में खत्म हो गए। अभी एक पैसा भी नहीं है। तो अब हम क्या करें दीदी?
एक काम करते हैं, हम दोनों मेहंदी डिजाइन एक पेपर में खींच के बस स्टॉप में रखेंगे, तब किसी को पसंद आने से शायद हमें कोई काम दे दे। उसके बाद दोनों बहनें मिलके एक बुक लेकर तरह तरह के मेहंदी डिजाइन्स पेन से डाल के उन पेपर्स को बस स्टॉप में चिपकाते हैं। उसी समय बस स्टॉप से कार में गुजर रही तुलसी नाम की एक लड़की वो डिजाइन्स देख के उसका कार रोक के उनके पास आती है। ये मेहंदी डिजाइन्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं अभी मेरी शादी के लिए मेहंदी रचाने एक मेहंदी आर्टिस्ट के पास जा रही हूँ। मुझे उसके डिजाइन से ज्यादा तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए। सो इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ तुम दोनों आकर मुझे मेहंदी रचाओगे? ऐसे तुलसी पूछने पर भूखी हरिता ऐसे कहने लगी, तो क्या हमें खाना खिलाओगे मैडम? सिर्फ खाना ही नहीं, पैसे भी दूंगी, पर मुझे मैडम नहीं, कॉल मी तुलसी। ऐसे तुलसी कहने पर हरिता ने, ठीक है, कॉल मी तुलसी। अरे मेरा नाम सिर्फ तुलसी है। ऐसे कह के उन दोनों को कार में घर ले जाकर पहले उन्हें पेट भर खाना खिला के उसके बाद उनसे मेहंदी रचाती है। चंद्रिका तुलसी के हाथों को और हरिता तुलसी के पैरों को मेहंदी रचाते हैं। इतनी जल्दी और सुंदर डिजाइन्स रचाना देखकर तुलसी की माँ शैलजा ऐसे कहने लगी, अरे इतनी जल्दी रख दिए? मेहंदी डिजाइन्स रखने में तुम दोनों कहाँ ट्रेनिंग लिए, मुंबई या दिल्ली में? नहीं मैडम, ये हमें हमारी दादी सिखाई। ऐसे चंद्रिका कहने पर तुलसी की माँ शैलजा शौक होकर उसके पति सूरज को बुलाती है। सूरज, इन्हें देखो, कहते हैं इनकी दादी ने इन्हें ये मेहंदी डिजाइन्स रचाना सिखाया है। ऐसे पति को कहने पर वो दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा, क्या तुम्हारी दादी सिखाई? तेरी दादी का नाम क्या है? हमारी दादी का नाम रंगम्मा है। वो गांव में रहती है, पर वो अभी जिंदा नहीं है, मर गई। ऐसे कहते ही तुलसी का पिता रोने लगता है। तब तुलसी और उसकी माँ शैलजा सूरज से ऐसे पूछने लगे, क्या जी, क्यों आप रो रहे हो? हो, रंगम्मा तो मेरी माँ है, तो ये दोनों बहनें मेरी पहली बीवी के बच्चे हैं। मैं पैसे कमाने की लालच में अपनी माँ और बच्चों को भूल गया। अभी मेरी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख सका। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ऐसे सूरज दुखी होते समय शैलजा ऐसे कहने लगी, दुखी मत होइए जी, आगे से हम सब एक साथ मिलके रहेंगे। मुझे तुलसी के साथ चंद्रिका और हरिता भी मेरी बेटियां हैं। उसके बाद उस दिन से सब मिलकर एक ही घर में खुशी से रहने लगे।